हेलो दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था फ्रेजेस एंड क्लोजेस और आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम समझेंगे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस बनता है तो उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उसके यूजेस के थ्रू ही हम पहचान पाते हैं कि उस पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम क्या है। पहले हम समझते हैं। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड में मैंने पहले से ही लिख के रखा है। तो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स, यानी कि जो वर्ड्स होता है, कोई भी वर्ड होता है, अगर आप कभी भी सर्च करते हैं ना तो आप देखेंगे कि वो जब आप वो वर्ड कहीं पे भी जाके डिक्शनरी में या कहीं भी सर्च करते हैं तो उसके नीचे लिखा होता है कि वो वर्ड जो आपने सर्च किया है वो कोई वर्ब है, कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है या क्या है। ठीक है, तो वही जो हम देखते हैं ना उसके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के, उसका वो वर्ब है, कोई नाउन है, कोई एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या कुछ और है, वो एक्चुअली में हम जो पढ़ते हैं वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वर्ड्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं या क्लासेस के होते हैं और उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि एक मेरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो आप समझ गए ना, लिखते वक्त हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू देयर यूज, यहाँ पे आगे लिखा भी है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स एंड क्लासेस दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज, यानी कि जब मतलब कोई भी ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो एक ही वर्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट मतलब सेंटेंसेस में यूज होने के बाद उसकी पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाती है। वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि उनके यूज के थ्रू हमें उन्हें पता चलता है कि वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, यानी कि आखिर वो उस सेंटेंस में जब यूज होता है कोई वर्ड तो वो क्या काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग पता करते हैं कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच को मेंशन कर रहा है या दिखा रहा है या बता रहा है। ठीक है, तो द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। वैसे जो जनरली हम पढ़ते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 तरह के होते हैं, 8 उनके टाइप्स होते हैं या काइंड्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आई होप को आपको सही से दिख रहा होगा, मैंने बहुत छोटा लिखा है, पता नहीं आपको नजर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो नाउन, सेकंड वन इज प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस, ये सारे क्या हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं। तो हम इसको बारी बारी से एक एक करके भी समझेंगे इनको इन डिटेल्स की ये सब क्या होते हैं। जैसे बचपन में आपने नाउन सभी बच्चों ने पढ़ा होता है बचपन में ही कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो वही नाउन है, कोई मतलब मैं कुछ आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ाने वाली हूँ, वही है, लेकिन हमने आज जाना कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। अदरवाइज हमको मतलब बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा और शायद ना भी पता हो, तो ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है, जितने भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, कभी कभी डिटरमिनर्स, बहुत सारे मतलब बुक्स में आप देखोगे कि डिटरमिनर्स जो होते हैं जैसे दैट, दिस, दोज, दीज, ये वर्ड्स भी मतलब इंक्लूड कर लिया जाता है इसमें, लेकिन कुछ कुछ लोग उसको मतलब एडजेक्टिव में भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको बारी बारी से एक एक करके समझाती हूँ इनको कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, इन डिटेल। तो मैं पहले मैं इसको रब कर लेती हूँ। तो पहले हम देखेंगे कि नाउन क्या होता है। तो बच्चा नाउन हमेशा से हम बचपन में पढ़ते आते हैं ना, संज्ञा क्या होती है, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, ऐसे ही नाउन क्या होता है, अ प्ले, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग एटसेट्रा आर कॉल्ड नाउन। तो आप अगर मतलब बहुत छोटी सी डेफिनेशन है आप लोग लिख लेंगे, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ, तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बस समझाने वाली हूँ कि नाउन होता क्या है। ठीक है, चलिए, तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इसकी डेफिनेशन को मैं स्किप कर रही हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग ये तो लिख लोगे। ठीक है, अभी समझ लेते हैं ये होता क्या है। जैसे कि मैंने किसी का नाम लिखा, अब आपको ऐसे ये भी पता होगा, पर ठीक है ऐसा मेरा टॉपिक का पार्ट है तो मैं आपको इसको थोड़ा पढ़ाऊंगी। ठीक है, पूरा स्किप नहीं कर सकती मैं इसको। देखिए जैसे ये अकबर है, नाम है
हमने लिखा अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो अकबर है ये किसका नाम है, एक ह्यूमन बीइंग का नाम है, एक इंसान का नाम है। तो ये क्या हो गया, अकबर जो है यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है। ऐसे में एक एग्जांपल और दे सकती हूँ, द रोज स्मेल्स स्वीट, यानी कि जो गुलाब की जो स्मेल होती है बहुत मीठी होती है, बोल सकते हो, मतलब अच्छी स्मेल होती है ना। तो रोज स्मेल स्वीट। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो रोज है ये क्या है, यहाँ पे रोज किसका नाम है, एक फूल का नाम है, ठीक है, उसकी अपने आप एक पहचान है, ठीक है, तो वो भी एक नाउन है, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, द सन शाइन्स ब्राइट, यानी जो बहुत ब्राइट चमकता है ना, जो अपना जो सूरज है, तो सूरज भी एक क्या है, वो सूरज एक तो नाम होता है, किसी इंसान का भी नाम होता है, लेकिन यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडी का नाम है, ठीक है। जो सन है वो हमारी मतलब आकाश गंगा में बहुत सारे तारों में से एक तारा है। तो ये जो सन है वो क्या है, सेलेस्टियल बॉडी का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये भी अपने आप में एक नाउन है। किसी वस्तु मान लो, कोई चीज मान लो, किसी का नाम है सन, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों क्या कर रहे हैं, किसको शो करते हैं, ये यहाँ पे आपको नाउन को शो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट समझते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट समझेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे आपने बचपन में मतलब हिंदी में पढ़ा होगा, विशेषण क्या होता है ना, जो विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्या है, विशेषण ही है, बस हम इंग्लिश में इसको पढ़ने वाले हैं। तो क्या किसकी विशेषता बताता है वो हम देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, पहले हम देख लेते हैं इज अ वर्ड, ये इसके साथ ही है, हमें एडजेक्टिव दोबारा तो मेंशन कर देती हूँ, कोई इजी होगा समझने में। तो एडजेक्टिव क्या होता है, is a word used to add, आप चाहें तो अगर आपको आवाज आ रही हो समझ में तो आप, मैं बोल रही हूँ, लिखते रहिए क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है। टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। देखिए जैसे इसमें लिखा है मैंने, तो मैंने क्या बताया कि एडजेक्टिव है, एक वर्ड होगा, उसको हम क्यों यूज करते हैं, उसको हम नाउन के साथ, नाउन के कुछ नाउन के बारे में, यानी जो संज्ञा है या जो कर्ता है उसके बारे में कुछ बताने के लिए हम यूज करेंगे। यहाँ पे बोला है मतलब सॉरी कर्ता नहीं, मतलब नाउन के बारे में, सो मैंने मुझसे गलती से कर्ता निकल गया। एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, यानी कि जो नाउन की मीनिंग यानी नाउन का जो मतलब निकलेगा उसके साथ ही हम एडजेक्टिव को यूज कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, उस मीनिंग के साथ कुछ और भी ऐड हो जाता है, ठीक है। बहुत मीन्स लेंगे बोलो तो किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, वही एडजेक्टिव है। और ना किसी नाउन की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव हो गया। अब कैसे विशेषता बताएगा, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं लिख देती हूँ कि टॉल बॉय, तो बेटा टॉल बॉय में विशेषता ये ना, बॉय क्या है, अपने आप में एक नाउन वर्ड है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, बॉय कैसा है, टॉल है, ये विशेषता बता दिया। बॉय कैसा है, टॉल है। मैं थिन बॉय बोल सकती हूँ, बहुत सूखा पतला सा बॉय है, ठीक है। तो मैं कुछ और एग्जांपल के लिए, जैसे ही इज अ ब्रेव बॉय, ही इज अ ब्रेव बॉय। तो बेटा ब्रेव क्या है, यहाँ पे ब्रेव क्या है, ब्रेव मतलब बहादुर, लड़का क्या है, बहादुर है, वह लड़का बहादुर है। तो मैं किसके बारे में बता रही हूँ, ये किसको डिफाइन कर रहा है। अब आप ये वाला कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि मैम आपने नाउन बताया, किसी वस्तु, प्लेस और नाउन, वर्ड्स भी आपका, वर्ड्स के नीचे भी मेंशन होता है कि वो नाउन वर्ड है कि क्या है, वो अपने आप में एक नाउन वर्ड है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे वर्ड्स के बारे में सीख रहे हैं, ये बात आप दिमाग से बिल्कुल भी मत निकालना, कंफ्यूज मत होना,
ठीक है, वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसके बारे में बता रही है, वर्ड्स के बारे में। हम वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, समझ लो उसका हम साइंटिफिक तोड़ फोड़ करने वाले उसके एक एक हिस्से का। तो जो बॉय है वो यहाँ पे क्या है, नाउन है। बच्चा लड़का जो है कैसा है, ब्रेव है, बहुत बहादुर है। तो बहादुर किसके बारे में बता रहा है, बॉय के बारे में। आप बोल सकते हो उसने ऐड कर दी मीनिंग अपने आप में, नाउन के साथ मीनिंग ऐड होगी ना, ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। अब हम लोग ही इज अ बॉय भी बोल सकते थे सिंपल, लेकिन हमने क्या बोला, ही इज अ ब्रेव बॉय। मैं बोल सकती हूँ लड़का है, ये भी तो सुन सकते हैं आप। क्या मैंने आपको क्या सिखाया कि नहीं, वह बहादुर लड़का है, उसके साथ एक क्वालिटी जोड़ दी मैंने, उसकी विशेषता बता दी। ठीक है, ऐसे ही मैं और लिख सकती हूँ, एक और है जैसे देयर आर 20 बॉय इन द क्लास। तो बेटा ये भी देखो, ये बॉय है, इसके बारे में तो बॉयज के बारे में बता रही है, सॉरी बॉय नहीं होगा, बॉयज होगा। ठीक है, तो बॉयज के बारे में यहाँ भी बात हो रही है। मैंने क्या बोला, कितने बच्चे हैं, मतलब 20 लड़के हैं, मैंने ये बताया। मैं नॉर्मल बोल सकती थी ना कि देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास, सम बॉयज इन द क्लास, लेकिन मैंने बता दिया कि ठीक है, मैंने बॉय के आगे लगाया है। इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है कि आपको क्या समझना है कि हम नाउन के आगे लगा रहे हैं, मतलब नाउन से रिलेटेड ही कि उसके बारे में कुछ बताना, उसके साथ जोड़ देना, जिससे उसकी मीनिंग में समथिंग कुछ ऐड हो जाता है। ठीक है, तो वो नाउन के बारे में बताया, तो उससे पता चलता है कि ये क्या है, विशेषण है जो विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आए हैं, उनके कोई डाउट्स रह जाते हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सीखेंगे थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच। थर्ड काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच क्या हमने देखा था, नोट करते चलिए, या फिर कहीं मेंशन आप समझते चलिए। नेक्स्ट हम सीखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है, तो अब प्रोनाउन क्या होता है। वैसे तो मेरे ख्याल से आपको भी ये भी पता होगा, बोलते हैं ना नाउन के स्थान पे जो हम यूज कर लेते हैं इन प्लेस, नहीं, वर्ड्स दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन व्हिच दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो यहाँ पे इसकी बहुत इंस्टेड ऑफ नाउन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड मतलब बजाय होता है। ठीक है, क्योंकि उसके बजाय हमने ये यूज कर लिया इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो नाउन की जगह पे हम यूज कर लेते हैं ना, जैसे अब मैंने पहले एक क्वेश्चन मैंने एक लिखा कि जॉन इज एब्सेंट, आज वो स्कूल नहीं आया। मजाक कर रही हूँ, जॉन इज एब्सेंट मतलब जॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यानी जॉन उपस्थित नहीं है। ठीक है, आगे मैंने पूरा सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं किया है, मैंने आगे क्या लिखा, बिकॉज ही इज इल। देखिए ये जो मैंने ही यूज किया है ना बच्चा, एक मिनट, ही। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ जॉन लिखा था, ये तो किसी का नाम था, ये नाउन है। ठीक है, अब मैंने सेंटेंस में जब आगे इसी बच्चे के बारे में बात की तो मैंने क्या लिख दिया, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। मैंने दोबारा उसका नाम नहीं लिखा, मैंने क्या यूज कर लिया, जॉन के स्थान पे ही क्या यूज कर लिया, ही। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। ठीक है, तो नाउन के जगह पे मैंने इसको यूज कर लिया तो ये प्रोनाउन हो गया। तो आपने हमेशा देखा होगा ना, ही शी इट, ये रखते हैं ना, ही शी इट, ये सब क्या होते हैं, इसको और भी होते हैं, अकेले नहीं है। तो इस एग्जांपल के द्वारा ही शी जो भी मतलब हम नाउन की जगह पे यूज कर सकते हैं वो प्रोनाउन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल चलिए और लिख लीजिए, वैसे बहुत आपको इजीली समझ में आ गया होगा। जैसे द बुक्स आर वेयर, सारी गलतियां आज ही होंगी, वेयर यू लेफ्ट them, you left them। तो देखिए अब मैंने यहाँ किसकी बात की, बुक्स की बात। अब मैं किसी को बता रही हूँ कि बुक्स कहाँ पे है, जहाँ तुम छोड़ के गए थे। हम बोल देते ना, जहाँ तुम छोड़ के गए थे वही रखी होगी। अब भाई आपकी मम्मी पूछ लें, या चलो आप ही ने मम्मी से पूछा कि मम्मी मेरी किताब नहीं मिल रही यार, साइंस वाली, इंग्लिश वाली।
मम्मी क्या बोलेंगी, जहाँ तो रख के गया था वहीं पे होगी, ढूंढ ले, ऐसे ही बोलते हैं ना। क्योंकि हम बच्चे लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे लोग थोड़ा सा लापरवाही दिखा देते हैं, सभी की बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा था, बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। तो बुक्स कहाँ हैं, जहाँ आप उसको छोड़ कर गए थे। ये रहा इसका, ये हो गया प्रोनाउन। देम किसके लिए आया है, बुक्स के लिए आया है, ठीक है। जहाँ तुम उसको छोड़ के गए थे वहीं पे रखी हैं। तो यहाँ पे तो मैंने बताया था, बुक्स किताबें वही हैं जहाँ तुम उसे छोड़ के गए थे, ठीक है। तो उसे के लिए बाद में क्या है, बुक्स के लिए उसे आ गया, देम आ गया, बुक्स के लिए हमने देम यूज कर लिया है, क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए अब हम आगे समझते हैं। आपको समझ में आया होगा अच्छे से, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे अपनी कमेंट्स डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम सीखते हैं वर्ब, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इंग्लिश को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे तो हम सीखेंगे कि आप, है ना, हमें वर्ड्स याद करने पड़ते हैं, उसमें भी वर्ब्स हमें पता होने चाहिए ना। हम बोलते हैं हमें खांसी आ रही है, अब आ रही है तो चलो समझ में आता है, लेकिन हम फिर सोचते हैं यार खांसी को क्या कहते हैं, है ना, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पे हम वर्ब सीखेंगे। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस में, आपको वर्ब बहुत ज़रूरत है कि आने ही चाहिए। कोशिश करिए कि 5 वर्ब्स, या चलो वर्ब्स नहीं तो कम से कम वर्ड्स 5 से 10 वर्ड्स डेली याद करो नए नए, उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। क्योंकि थॉट्स फिर इंग्लिश में आएंगे ना आपको, हमारे वर्ड्स तो होते नहीं, भी हम सोचते हैं यार हमें आती नहीं इंग्लिश बोलनी, उसके लिए ज़रूरी है कि आप काम करें। चलिए उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले आप बेसिक सीख लीजिए। तो वर्ड क्या होता है, वर्ड क्या होता है, वर्ड used to express an action और स्टेट। किसी स्थिति को दिखाता है या किसी एक्शन को दिखाने के लिए हम वर्ब को यूज करते हैं, वर्ब को यूज करते हैं। थोड़ा साइलेंट होता है। A word used to express an action or state, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा द गर्ल, वैसे आप लोग गर्ल कहते होंगे, वो गर्ल नहीं होता, गर्ल होता है, बिकॉज आर एफ में साइलेंट होता है, ठीक है। तो द गर्ल wrote a letter to her cousin. तो देखिए यहाँ पे देखिए, अब मैंने क्या लिखा, अब यहाँ पे वर्ब क्या है, जैसे आप लोग देखते ही समझ में आ गया कि वर्ब ये है कि गर्ल क्या कर रही है, वो अपने जो कजन है उनको क्या कर रही है, लेटर लिख रही है। तो क्या करा उसने, अपने कजन को एक लेटर लिखा, क्योंकि ये पास्ट में आ गया तो पास्ट टेंस में है, इसलिए उसने अपने मतलब कजन को एक लेटर लिखा। तो लिखना यहाँ पे क्या है, ये हो गई वर्ब, ठीक है। चलिए आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, वर्ब समझ में आ गई होगी। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कोलकाता इज अ बिग सिटी। देखिए वैसे आप सोच रहे होंगे ना ये हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब होती है, बट यहाँ पे ये वर्ब का ही काम कर रही है, क्योंकि हमने क्या बोला, कोलकाता क्या है, एक बड़ी सिटी है। तो यहाँ पे हमने इसको एज अ वर्ब यूज किया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं आया है। और वो हम आगे सीखेंगे ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो ट्रांजिटिव होते हैं, नहीं होते हैं, जैसे हिंदी में अकर्मक सकर्मक होता होगा, आपने मुझे लगता है जाना होगा, तो वो हम आगे वाले सेंटेंस में बताएंगे, ठीक है, आगे मतलब आने वाले चैप्टर्स में और आने वाले टॉपिक्स में समझाएंगे। तो अभी समझ लीजिए कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रही है, ठीक है। आगे एक और सेंटेंस देख लेते हैं। तो आ गया आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। तो बच्चे यहाँ पे भी सेम चीज है,
या आप हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, तो आप सीख सकते हैं लिखना, गाना, जाना, हंसना, खेलना, यानी लाफ्टर, लाफिंग, गोइंग, ईटिंग, क्राइंग, ये एक्सेट्रा 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 ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। क्या एक्सप्रेस करते हैं कि हमने कोई एक्शन क्या किया, हमने किया क्या, जो हमने किया वो ये बता रहे होते हैं। तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब बोल सकते हो वोकेबलरी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको वोकेबलरी बहुत सारी याद करनी है, उसमें तो वर्ब्स बहुत सारी आनी चाहिए आपको। चलिए चलिए, आई गेस कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच समझने की ओर हमारा अगला कदम। चलिए अब हम सीखेंगे एडवर्ब। क्या है ये, एडवर्ब। जैसे कि आपको समझ में ही आ रहा होगा एडवर्ब, इसमें वर्ब भी ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ना। तो ये क्या होता है, जैसे हमने एडजेक्टिव पढ़ा था ना, तो एडजेक्टिव किसकी, नाउन की विशेषता बताता है। अब जो एडवर्ब है ना, ये ऐसा नहीं है सिर्फ कि मतलब नाउन के आगे आ गया, ये वर्ब के साथ भी आ सकता है, एडजेक्टिव के साथ भी आ सकता है और अनदर एडवर्ब के भी साथ आ सकता है। ठीक है, ये उन सबके मतलब उन सबको एक बोलते हैं ना, उनकी विशेषता को बढ़ा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे आ गया, ये क्या है, अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग। अगर आपको आवाज आ रही है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं समझने के लिए। टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, ऑफ अ verb, an adjective or another adverb. Sorry, not capital. Another adverb. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको इसको और समझाती हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ही walked the sun quickly. ठीक है, मैं इसको समझाती हूँ आपको। नेक्स्ट है, एक और ले लीजिए, दिस flower is very beautiful. नेक्स्ट और ले लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने 3 चीजें आपको बताई ना, तो उस तीनों का एग्जाम्पल देने वाले हैं आपको। शी pronounced the word quite quickly. Sorry, correctly, not quickly, but correctly. अब देखिए, ध्यान से देखेंगे ना आपको, तो पहले मैंने क्या बोला, वर्ड, चेंज करती हूँ। देखिए, a word used to add something to the meaning of a verb. लेकिन यहाँ में बोला of a verb, an adjective और another adverb। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो मतलब एडवर्ब होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं कि यूज होते हैं ऐड समथिंग टू द मीनिंग, मतलब समथिंग यानी कि कुछ मीनिंग को बढ़ाने के लिए, उसमें ऐड ऑन करने के लिए किसके साथ यूज होते हैं, वर्ब के साथ आ जाएंगे। ठीक है, एडजेक्टिव के साथ ये आ जाएंगे और अनदर एडवर्ब के साथ आ जाएंगे। जैसे इसमें देखिए, ही वर्कड द सम क्विकली। एक्चुअली में क्विकली इसने क्या किया, मतलब उसने सॉल्व किया, सम को क्विकली किया, यानी उसमें उस सम पे काम किया। यानी जो बोलते हैं ना, कोई सॉल्यूशन आपको मैथ्स का दे दिया, उसमें आपने उसमें बहुत अच्छे से काम किया, उसको क्विकली सॉल्व कर दिया, तो उसने बहुत तेजी से उस पर काम किया, वो उसी वाले सम की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन बोल क्या रहा है, ही वर्कड द सम क्विकली। अब क्विकली यहाँ पे क्या है, ये एक एडवर्ब है। ठीक है, ये क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है, और ये किसके साथ आ गया है, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में बता रहा है, क्योंकि
उसने काम किया, ये बात यही खत्म हो जाती ना कि उसने काम किया, उसने क्विकली किया, काम तो किया लेकिन क्विकली किया। तो कहीं ना कहीं इसके साथ ये ऐड और मीनिंग हो रही है दोनों, मतलब ये वर्ब हो गया और वर्ब के साथ ये एडवर्ब आ गया है। थोड़ा आप जरूरी नहीं है कि साथ में ही वर्ड्स यूज हो जाते हैं, उसका मीनिंग बढ़ाने के लिए हम उसको आगे पीछे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ही वर्कड द सम क्विकली, यहाँ पे सम के लिए क्विकली नहीं आया, वर्कड के लिए सिर्फ क्विकली आया कि उसने तेजी से काम किया, काम तो किया लेकिन तेजी से किया। आई होप कि आप मेरा समझ पा रहे होंगे पॉइंट। अब देखिए इसमें देखिए द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, अगर हम ब्यूटीफुल बोल देते तो क्या होता, तब भी तो बहुत सुंदर ही था, लेकिन हमने क्या बोला, फ्लावर बहुत सुंदर था, सुंदर को भी और उसमें थोड़ा एड ऑन कर दिया कि नहीं बहुत सुंदर था, है ना, आप समझ रहे होंगे। तो ये वेरी जो यहाँ पे आया है ना, एक्चुअली में ये तो एडवर्ब है, और ब्यूटीफुल क्या हो गया, ब्यूटीफुल ऑलरेडी विशेषता बता रहा है इसकी, है ना, अब एडजेक्टिव बोल सकते हो इसको, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो अब ये एडजेक्टिव के साथ जुड़ के उसने उसकी मीनिंग को और इनहेंस कर दिया, ठीक है, और अच्छा मतलब और उसको बड़ा कर दिया, ये बोल सकते हो उसको, और विशेष कर दिया, विशेषता और उसकी मजबूत कर दी, विशेष्य कर दिया, मतलब जो भी आप समझ लो। तो हम ब्यूटीफुल भी बोल सकते हैं ना, फ्लावर इज ब्यूटीफुल, लेकिन हमने क्या बोला था, फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल तो वो था ही लेकिन वेरी लगा दिया, बहुत सुंदर था, समझ रहे हो ना बात को, और इनहेंसली कहना। अब नेक्स्ट आ गया, सी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। अब नोटिस करोगे ना, अब चलिए आप सर्च कर लेना, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, यस सही सुन रहे हैं, दोनों ही एडवर्ब है यहाँ पे, करेक्टली तो एडवर्ब था ही, ये एडवर्ब है और हमने इसको और एडवर्ब एक और जोड़ दिया और मीनिंग को एनहांस कर दिया। ठीक है, देखिए सी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट, अरे वो बोल सकते थे ना सी प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, वो सही से प्रोनाउंस करती है, लेकिन हमने क्या बोला, वो बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करती है, समझ रहे हो ना, क्वाइट करेक्टली बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करती है, जब हम और विशेषता मतलब और अच्छे से उसकी तारीफ कर रहे हैं, भाई उसे प्रोनाउंस अच्छे से नहीं करती, बहुत ही अच्छे से कर रही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ ऐसा कि अब तो वो पहुंच रहा होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं टॉपिक। चलिए अब देखते हैं प्रीपोजिशन, मैं लेके यूज कर लेती हूँ ताकि बाद में आपको डिफाइन करने में इजी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन, ठीक है, तो प्रीपोजिशन हम करेंगे। अब ये क्या होता है, ये अगर आप समझ गए तो आपने बहुत कुछ समझ लिया, ठीक है, बहुत कुछ समझ लिया, क्योंकि ये बहुत अच्छा पार्ट है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको लिख देती हूँ, फिर आपको समझ में इजीली आएगा। इज अ वर्ड used with a noun, used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल्स भी लिख लेते हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर इज अ काउ इन द गार्डन। नेक्स्ट आ जाता है द गर्ल is fond of
म्यूजिक, एक और आ जाता है और फेयर लिटिल गर्ल sat under a tree। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या लिखा प्रीपोजिशन में, एक वर्ड, ऐसा वर्ड, कौन सा वर्ड, सॉरी मतलब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन, ये नाउन के साथ यूज होगा, प्रोनाउन के साथ यूज होगा। इसको मैं थोड़ा को डीपली पढ़ाऊंगी बाद में, अभी पहले समझिए ये वर्ड नाउन के साथ यूज हो रहा है, प्रोनाउन के साथ यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, टू शो, क्या शो करना, क्या दिखाना चाहता है, हाउ द पर्सन और द थिंग, यानी कि हाउ द पर्सन, अब देखिए ये मैंने क्या बोला कि ये किसके साथ यूज हो रहा है, एक नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ, क्यों यूज हो रहा है, हमें दिखाने के लिए, क्या दिखाना चाहते हैं वही हमको, हम तो सब देखते हैं। चलिए तो क्या दिखाना चाहता है, हाउ द पर्सन और थिंग, यानी कि जो चीज है या कोई पर्सन है, डिनोटेड बाय द नाउन, जिसको डिनोट यानी कि जिसको डिनोट को क्या बोल सकते हैं हम, इंडिकेट कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन जिसको इंडिकेट कर रहा है, स्टैंड इन द रिलेशन टू समथिंग एल्स, मतलब उसके साथ रिलेशन क्या है आखिरकार उसका, किसका, नाउन और प्रोनाउन का, तो नाउन और प्रोनाउन का किसी अन्य यानी पर्सन थिंग से क्या रिलेशन है उसको बताने के लिए ये वर्ड हमें यूज करते हैं, जो वर्ड होंगे जिन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। देखिए यूज विद अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन, जिसको डिनोट किया है नाउन या प्रोनाउन ने, तो जिस पर्सन और थिंग को, वो उससे कैसे रिलेशन में हैं, किस रिलेशन में ये शो करना है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ काउ, पहले तो एक काउ बता दी, ठीक है, वहां पे काव है, अब ये काव क्या है, काव तो अपने आप में एक नाउन है ही, ठीक है। अब इन द गार्डन, एक गार्डन में है वो, तो ये जो गार्डन है ये भी एक किसी जगह, कोई जगह ही तो है, ठीक है, उसको हम गार्डन बोल देते हैं। अब ये इससे कैसे कनेक्टेड है, अब आप सोचोगे मैम ये देखिए इन लगा है यहाँ पे, देयर इज अ काव इन द गार्डन, कहाँ पे है काव, गार्डन में, ठीक है, तो गार्डन में, मैं अगर इनको अलग तोड़ लिख दूँ, द काव इन, अगर मैं इन ना लगाऊं तो वो समझ में आएगा, देखिए देयर इज अ काव द गार्डन, नहीं समझ में आएगा ना, हमें जोड़ने के लिए, उनको एक रिलेशन देने के लिए भाई कि काव कैसे कनेक्टेड है गार्डन से, गार्डन के वो अंदर है, ठीक है, ऐसे लिखिए, द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक है। अब फॉन्ड का मतलब अगर आप सर्च करेंगे तो बोलते हैं ना उसको आदत है, शौकीन है वो उस चीज की, फॉन्ड की, ठीक है, तो फॉन्ड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एक तरह की मतलब उसको आदत है, या हम बोलते हैं ना बहुत से लोग फॉन्ड ऑफ मतलब यूज करते हैं, तो जाइए मैं आपको बताती हूँ, शौकीन ही होता है, ठीक है, तो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक मतलब, ठीक है, द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, गर्ल को म्यूजिक की मतलब शौकीन है भाई, वो उसको पसंद है, लेकिन यहाँ पे जो हमने ऑफ यूज किया है ना, वो म्यूजिक और गर्ल को कनेक्ट कर रहा है, या फिर फॉन्ड ऑफ ले लो, ऐसे तो ऑफ ही होना चाहिए, फॉन्ड नहीं, हमें यहाँ पे ऑफ का मतलब होना चाहिए कि द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, किसकी शौकीन है, म्यूजिक की शौकीन है, किसकी शौकीन है, म्यूजिक की शौकीन है, ठीक है। ऐसे ही अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर द ट्री, तो यहाँ पे जो ट्री से कैसे कनेक्टेड है गर्ल, भाई वो अंडर यानी कि ट्री के नीचे बैठी हुई है, तो ये जो वर्ड्स आते हैं ना, इन, ऑफ, अंडर, ऐसे जो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, जो सेंटेंस में जो सेंटेंस का हिस्से हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। लाइक यहाँ पे आपने देखा काव है, कैसे जुड़ी, इनसे गार्डन से जुड़ गई, गर्ल कैसे, ऑफ म्यूजिक, फॉन्ड ऑफ क्या है, म्यूजिक की शौकीन है, यहाँ पे गर्ल क्या है, बैठी कहाँ है, ट्री के नीचे बैठी है, तो मतलब पर्टिकुलर जगह भी बता दिया, ठीक है। ऐसे इसको समझ सकते हैं कि कैसे वो थिंग को, जो नाउन और प्रोनाउन ने जो थिंग को डिनोट किया था ना, उसके साथ उसका क्या रिलेशन है वो बताने के लिए। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। दो छोटे छोटे और बचे हैं, फटाक से मैं उसको खत्म कर देती हूँ, टाइम भी काफी लंबा हो गया होगा, ठीक है, जल्दी से उसको मैं समझा देती हूँ आपको, फिर मैं आज की क्लास यहीं पे खत्म करने वाली हूँ, ठीक है। तो अब ये कंजक्शन समझ लीजिए जल्दी से। भैया कंजक्शन क्या होता है, तो कंजक्शन क्या होता है, बहुत ही, इसकी भी डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इजी है। कंजक्शन
यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स। बहुत इजी है भाई, ये तो सबसे मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी है, जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो ये क्या करता है, वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देता है। प्रीपोजिशन ये नहीं है, ठीक है, प्रीपोजिशन को कनेक्ट मत करना, वो रिलेशंस को शो करता है, ये वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ देता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, रमा एंड हरी आर कजिन। अब रमा और जो हरी है वो क्या है, कजिन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने एंड लिया है ये क्या है, इन दोनों को जोड़ रहा है ना। मैं एक एक भी लिख सकती थी, रमा इज हरीज कजिन, हरी इज रमाज कजिन, ऐसे भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने क्या दोनों को जोड़ दिया जल्दी से, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। इन दोनों इसको जोड़ दिया इन्हें, पहले तो इन वर्ड्स को जोड़ा है, ठीक है। अब हम सेंटेंस को भी एक एग्जांपल दे देते हो, आई रैन फास्ट, बहुत तेज हो रही, ठीक है, बट मिस्ड द ट्रेन। देखिए यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती थी ना, आई रेन फास्ट, ये सेंटेंस अपने आप में खत्म हो गया था, मैं बोल सकती आई मिस द ट्रेन, ये भी मैं अलग बोल सकती थी, लेकिन मैंने इनको जोड़ने के लिए बट का यूज कर लिया। बट में क्या कर दिया, दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया, मेरे को दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ा कि आई मिस द ट्रेन, समझ जाएगा, अंडरस्टूड है कि आई रेन फास्ट बट मिस द ट्रेन, यानी कि मैं तेज भागी लेकिन ट्रेन तब भी मिस हो गई, ठीक है। तो ये जो एंड बट ये शब्द आते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, ये कंजक्शंस होते हैं। एक और है, चलिए वो भी देख लीजिए, इंटरजेक्शन। चलिए मैं इसको मिटा ही देती हूँ, तो लास्ट है इंटरजेक्शन, सॉरी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है और ये क्या होता है, ये मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स which expresses some sudden feeling। ये आपने याद होगा जब मैंने आपको पहली क्लास में आपको समझाया था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बताया था ना, तो सडन फीलिंग वाला कॉन्सेप्ट आया था। यहाँ पे भी सडन फीलिंग वाला ही ये भी मतलब बताता है। कैसे, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने बोला बोल रहे, अब इंग्लिश में, हम हिंदी में तो बोलते हैं वो हाय है, दुखी होंगे तो हाय कर देंगे, हो ऐसे कर देते हैं। इंग्लिश में भी कुछ तरीके होते हैं पहचानने के, जैसे बोल रहे, इंग्लिश में तो बोल रहे ही होता है, ठीक है। ये इसका एक्सक्लेमेटरी साइन भी आ गया क्योंकि वर्ड भी वही है, ठीक है। वी हैव वॉन द गेम, ठीक है। और दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे अलास, अब ये दुख वाला एक्सप्रेशन दे रही है, अलास शी इज डेड, मैं मर गई, ठीक है। देखिए अब दोनों, ये होने वाला खुशी वाला फीलिंग दिखाता है और ये अलास सडन फीलिंग को दिखाता है। सडन जैसे कि आपको की डेथ हो गई, तो मतलब दुख के साथ बोलते ना, भाई उसकी डेथ हो गई, ऐसे खुशी के साथ, oh my God, we have won the match, like that। तो मतलब कि सडन फीलिंग को एकदम से आ जाता है आपके, कहा मतलब आप सोच भी नहीं सकते, एकदम सडनली आप इसको, जैसे आपने आप कहीं जा रहे हो, सडनली आपका काम हो गया, वो कॉल आई आपके पे, मतलब अकाउंट में पैसे आ गए, अब कैसे फीलिंग है, भाई मजे आ गए, मतलब हमने तो आज मजे ही कर दिए, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो वो जो सडन फीलिंग आती है ना, इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग को शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स दिखाए ना मैंने, ये हो गए इंटरजेक्शंस, ठीक है। तो मुझे लगता है आज काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। ऐसे एक चीज़ और बतानी इसमें रह गई थी, कुछ लोग मतलब डिटरमिनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही शामिल कर लेते हैं। मैं सोच रही थी कि मैं वो थोड़ी सी जो बात बच गई है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूँगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स, मतलब जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।